नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सातवाहन युग, और उस पे आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि किस तरह से इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। इसके जो संस्थापक रहते हैं वो शिमुक रहते हैं, और उसके बाद आता है आपके कौन से शासक, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, इसकी युद्ध होती है शक राजा नहपाल से। इसका युद्ध होता है और यह नहपाल को हरा देता है। ठीक है, नहपाल को हरा देता है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो पुराणों में देखिए, सबसे पहले तो इसका जो शासन रहता है वो 130 से 154। अब ये ईस्वी चलेगा। ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं चलेगा, ईस्वी चलेगा। तो ईस्वी पूर्व इसका वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का शासन काल रहता है। तो पुराणों में इसका जो नाम रहता है वो पुलोमा सातकर्णी और टालमी के विवरण में शिरो पोलिमियोश के रूप में मिलता है। मुद्राओं पर जो मुद्राओं और अभिलेखों पर इसका जो नाम है वो भी इसी नवनगा की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से अभिलेख है? तो नासिक, कार्ले, अमरावती में भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, और उसने भी महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, और जिसका उल्लेख अमरावती के लेख में आपको मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। ठीक है, इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना है, मतलब नाव का। नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का यह प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो युद्ध, इसमें तो नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि इसने युद्ध किया था शक नरेश किससे? रुद्रदामन से। ठीक है, और इसमें रुद्रदामन की विजय हुई थी। इसे हम जब हम शक को पढ़ेंगे तब इसे डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, और रुद्रदामन का ही जूनागढ़ अभिलेख है जो कि संस्कृत में है, और इससे मौर्य के पश्चिमोत्तर विस्तार की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्यों के। और इसी अभिलेख से आपको 3 राजा की जानकारी भी मिलती है। लेकिन जो रुद्रदामन और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी में युद्ध हुआ था, रुद्रदामन विजय हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी रहता है। उसके सिक्के जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा के समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम को दिखाता है। तो ये पूछा जाता है कि किस शासक के सिक्कों पर पतवार या नौका के चित्र बने हुए, तो आप क्या कहेंगे? सातवाहन के। और अगर डिटेल में पूछेगा तो आप इन दोनों के नाम को बताएं। अब इनके हम कुछ भौतिक संस्कृति के पहलू को भी जान लेते हैं। तो सातवाहनों के सिक्के जो थे वो अधिकांशतः सीसे, ये पूछता है सिक्के किस वंश ने जारी किए? तो सातवाहनों ने। तो शीशे से, लेड से निर्मित है जो दक्कन में पाए जाते हैं। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसी के सिक्कों का निर्गमन किया था। ठीक है, करीमनगर जिले जो आंध्र प्रदेश के पेडब बंकुर जो है उसमें पक्की ईंटें और छत में लगने वाले चिपटे छेददार खपड़े की प्रयोग किया गया है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के ईंटों में बने 22 कुएं भी इस स्थल से पाए गए हैं। देखिए, पिल्ली लिखता है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांव के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे, और अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों में बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ये बात कौन कहता है? तो पिलनिक ने कहा है। फिर देखिए इनकी सामाजिक संगठन कैसा था। तो सातवाहन जो थे ना वो दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी रहता है, और उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण जो 4 वर्ण प्रणाली थी ना, व्यवस्था, उसको फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण में रोक लगा दिया। फिर इसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में या जागीर में देने की प्रथा को प्रारंभ किया।
किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सबसे ज़्यादा भूमिदान इन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बल्कि बौद्धों को दिया था, बौद्ध भिक्षु को। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्मारक और शिलापट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों और गंधिकाओं का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। ठीक है, अब देखिए गंधिक वे शैली कहलाते थे जो इत्र बनाते थे। ठीक है, इत्र, परफ्यूम वगैरह। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था को पितृसत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उनके शासकों के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र है ना ये नाम, तो इनके नाम से स्पष्ट होता है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक नहीं थी। नाम में इनके माँ का नाम जुड़ा हुआ था, तो मतलब वो स्त्री को, माँ को वो ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्व देते थे। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वो माँ का नाम को लगाते थे। लेकिन समाज तो जो था ना वो तो पितृसत्तात्मक ही था। किंतु शारद सातवाहन राजकुल जो था वो तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। तो पुत्र होने पर तो पता चलता है कि ये जो शासन था सातवाहनों का वो पितृसत्तात्मक था, ना कि मातृ सत्तात्मक। ठीक है, अब हम इनके प्रशासनिक ढांचा को जान लेते हैं। तो सातवाहन जो थे ना कह सकते हैं कि वो अनेक प्रशासनिक इकाई जो थी, ठीक है, वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। उनके समय में जिले जो थे वो अशोक के काल की तरह ही थे। आहार कहा गया है। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य, महामात्य कहलाए। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष, राज्यपाल बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का जो कार्य था वो गोलमेक को सौंपा जाता था, जिसमें कौन कौन आते थे? तो रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल, ये सभी रहते थे। गोमलिक को ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखे, और उनके अभिलेखों में कटक, स्कंधावार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। तो ये जो सैनिक थे ना वो शिविर और बस्तियां होती थी, जो सैनिक शिविर और बस्तियां होती थी। सातवाहनों ने ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान की प्रथा को प्रारंभ किया था। सातवाहन जो थे वो राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उससे सिक्का ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का जो सामंत था वो महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का जो सामंत था वो सेनापति कहलाता था। ठीक है, आपको याद रहेंगे। अब हम इनके कुछ धर्म के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सातवाहनों के शासक जो थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजयाभिमान का नेतृत्व किया। ये कृष्ण, वासुदेव, वैष्णव देवताओं के उपासक रहते हैं। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान दिया। बौद्ध धर्म को भी इन्होंने बढ़ावा दिया और इसके राज में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। किसका? महायान संप्रदाय का। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर जो है वो सातवाहन के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। अब इनकी भाषा कैसी थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत रहती है और सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए आपको मिलते हैं। प्राकृत ग्रंथ जो है गाथा सतशई या फिर गाथा सप्तशती हॉल जो है, मैंने नाम बताया सिमुक के बाद, नामक सातवाहन राजा की रचना बताई गई है। गाथा सप्तशती, आप इसे याद रखिएगा। इसमें 700 श्लोक है जो सभी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि शासकों के नाम पढ़ा। सबसे विशिष्ट है जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इन दोनों का शकों से युद्ध होता है। गौतमी पुत्र तो नेपाल को हरा देता है, लेकिन जो वशिष्ठी पुत्र रहता है उसे रुद्रदामन ने हरा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को प्रारंभ किया
लेकिन सबसे ज़्यादा गुप्तों ने दिया। ठीक है। फिर सामंती व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की और आगे जाकर इसे गुप्तों ने भारी संख्या में चलाया। शीशे के सिक्के इन्होंने चालू किया और समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन माता को भी महत्व दिया गया। अब आप ये बताइए कि मातृसत्तात्मक, इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा था मातृसत्तात्मक सत्ता? तो हमने सिंधु घाटी में जाना है ना, सिंधु घाटी में जाना कि मातृसत्तात्मक सत्ता रहती है। फिर सातवाहन, एक और है, वो आप बताएं वो कौन सी है? तो वो है खासी या नायरी। ये असम की जनजाति है और ये भी मातृसत्तात्मक है। ठीक है। अब देखिए इनकी जो भूमि थी ना, वो गोदावरी कृष्णा नदी के पास थी। ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया कि वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा को इन्होंने आरंभ किया और इसे ही सामंती व्यवस्था कहा गया है। पूछा जाता है कि सामंती व्यवस्था इसे कहते हैं। और सबसे अंतिम जो शासक रहते हैं वो रहते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन रहते हैं? यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, मैंने बताया इनके भी सिक्कों पर नौका के जल यात्रा के डिजाइन या फिर चित्र बने हुए थे। ठीक है। तो आज हमारा जो सातवाहन वंश है ना, आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।